चैनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कहते हैं नाजरीन, जो नामसाइद हालात में अपने आप को बदलने का जज्बा रखे, अपने आप को कामयाबी की तरफ ले जाए, वो लोग ज़रूर कामयाब होते हैं। और कुछ ऐसे ही कामयाब लोगों की कहानी को अपने प्रोग्राम में शामिल किया था वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में। और आज हम भी अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसी ही ख़ास लोगों की कहानियाँ आपके लिए लेकर आए हैं जिनका जिक्र मन की बात में हुआ है। तो चलिए करते हैं आगाज अपने प्रोग्राम गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। मैं हूं आपके साथ रेशमा, मेरा आदाब कीजिए कबूल। तो चलिए आपके साथ बात करते हैं सबसे पहले नसरीन शेख की। नसरीन शेख वो शख्सियत है जिन्होंने खेल की दुनिया में अपना एक अलग मकाम बनाया है। ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी, काफ़ी जद्दोजहद थी, वालिदैन करीब थे, लेकिन वालिदैन ने अपनी बेटी को आगे बढ़ाने का जज्बा नहीं छोड़ा। ज़िंदगी उसकी कामयाब बनाने के लिए माँ बाप लगातार मेहनत करते रहे और आज नसरीन शेख ने भी अपना एक अलग मकाम बनाया है और हासिल किया है अर्जुन अवार्ड। और इनकी तारीफ की है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में। तो क्या है इनकी ज़िंदगी की कहानी, आइए जानते हैं। सुश्री नसरीन किसी भी खिलाड़ी को अपनी पहचान बनाने के लिए सख्त जद्दोजहद करनी पड़ती है और इसकी जद्दोजहद की कहानी तभी सामने आती है जब वो कोई पोजीशन हासिल करता है। स्पोर्ट्स अवार्ड हासिल करने वाले खिलाड़ियों की कहानी किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं। खो खो की कैप्टन नसरीन शेख, जिन्हें इस बार अर्जुन अवार्ड मिला है, दिल्ली के शकूरपुर की तंग गलियों में एक कमरे के छोटे से मकान में अपने वालिदैन और भाई बहनों के साथ रहती हैं। नसरीन के वालिद मोहम्मद गफूर शेख ने बाजार में पटरी पर बर्तनों की दुकान लगाई है। 23 साला खो खो प्लेयर अर्जुन अवार्ड याफ्ता नसरीन शेख को अपनी जिंदगी में शदीद माली बहरान का सामना करना पड़ा और उन्हें कई जाती चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसे कभी अपने ख्वाबों की तरफ परवास करने की राह में हाइल नहीं समझा। ये तो बहुत टफ जर्नी थी मेरी लाइफ की। जो मेरे पापा का मैंने डेडिकेशन देखा मेरे लिए कि मेरे प्रैक्टिस की जो डाइट होती है, हमारे एथलीट की बहुत अलग डाइट होती है नॉर्मल पर्सन से। तो वो मेरे पापा जब देखते थे कि मैं मतलब गेम्स में मेरा बहुत अच्छा रुचि है, तो इसके लिए मेरे पापा पटरी बाज़ार लगाते हैं बर्तन का। तो एक बाज़ार करके फिर नाइट के लिए अगले बाज़ार में जाते थे। वो इसलिए जाते थे कि ये बाज़ार तो हमारे घर का खर्चा निकल जाएगा, बट ये जो दूसरा बाज़ार मैं करूँगा वो नसरीन की डाइट आएगी। नसरीन का नाम उस वक्त रोशनी में आया जब 2019 में मुनक़िदा साउथ एशियन गेम्स में हिंदुस्तान ने उनकी कप्तानी में गोल्ड मेडल जीता था। नसरीन अब तक तकरीबन 35 कौमी और 2 बैनुल-अक़वामी गेम्स में हिस्सा ले चुकी हैं। इसके अलावा नसरीन एशियन गेम्स 2016 और 2018 में भी शामिल थीं। बहुत ही अच्छा लग रहा, बहुत ही गर्व की बात है कि पूरे मतलब कि जग में जो कहते हैं ना, वो उजाला कर रखी है बेटी ने। नसरीन के वालिद ने भी उसकी हिम्मत बढ़ाने में बड़ा किरदार अदा किया। बहुत गर्व की बात है कि एक पटरी बाजार वाले के बेटी इतनी बड़ी मुकाम पे पहुंचा है। अर्जुन अवार्ड लाना कोई मामूली बात नहीं। आस पड़ोस में मना करते थे, हमारे रिश्तेदार भी कुछ नाराज़गी रहता था, लेकिन हमने दुनिया की बातें नहीं सुनी। मैं सोचा कि अगर कमाने खाने से ही ज़िंदगी नहीं गुजरता, अगर देश के लिए कुछ ऐसा करो कि नाम हो। तो हमारी लड़की के अंदर लगन, एक जुनून था, थोड़ा हमने भी साथ दिया कि चलो हम तुम्हारे साथ हैं। नसरीन की हमेशा कोशिश होती है कि लड़कियों को खेलों में बेहतर करने के लिए बेदार किया जाए, ताकि खेलों को सिर्फ तफरी के तौर पर नहीं बल्कि एक करियर के तौर पर देखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए अब मिलते हैं यानुंग से।
यानुंग वो शख्सियत है जो रिवायती तिब्बी तरीक़े को अपनाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है। और वाकई अगर हम तिब्बी तरीक़े जो कि हमारे बहुत पुराने तरीक़े थे, जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता था, उनसे अगर आज भी इलाज किया जाए तो हमारी सेहत को काफ़ी बेहतर असर दिख सकता है। और अगर हम जड़ी बूटियों के बारे में हम जानना चाहें, कुछ नया करना चाहें, तो हमें यानुंग से भी ज़रूर मिलना चाहिए। यानुंग ने अपना ओढ़ना बिछौना इन्हीं जड़ी बूटियों को बना रखा है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको इस शख्सियत से। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं जड़ी बूटियों की आदि रानी से। ये अरुणाचल प्रदेश के मशरकी सियांग जिले की रहने वाली यानुंग जम्हू लिगो है। 58 साल जड़ी बूटियों की दवाओं की माहिर अद्वियात को आगे बढ़ाया जा रहा है और आदि कबीले के कदीम तिब्बी तरीकों को जिंदा करने में अहम किरदार ये अदा कर रही हैं। इनकी बेलौस खिदमत का जज्बा और दवाओं की जड़ी बूटियों के मुकामी इल्म को महफूज रखने का अज़्म इन्हें खास बनाता है। माली मजबूरियों और जाती चैलेंजों का सामना करने के बावजूद इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के सकाफती और तिब्बी विरसे में अहम शिराकत की है। आदि कबीले के खोए हुए रिवायती तिब्बी निज़ाम को बहाल करने के लिए अपनी जिंदगी इन्होंने वक्फ कर दी और इसीलिए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में इनके काम की तारीफ की। मेरा मेहनत को इंडिया ने हमको मैंने अप्रूव हो गया। हाँ, ये सोच में देश के लिए कुछ कर रहा है। मेरा जो सच्चा काम को वो अप्रूव हो गया, वही इंडिकेट है कि मुझे वो पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तो मैं बहुत खुश हूँ और मेरा ताकत भी और भी आ गया और भी आगे मैं अच्छा काम करने के लिए, कोई भी बीमार को मैं इजीली निपटाने के लिए मैं लगता रहूँगी जब तक मेरा आखिरी दिन ना हो। 10,000 से ज्यादा मरीजों को तिब्बी देखभाल फराहम करने के बाद यानुंग ने न सिर्फ लोगों को ठीक किया बल्कि कम्युनिटीज को भी बाइख्तियार बनाया। उनके तालीमी इक़दाम ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को दवाओं की जड़ी बूटियों के फवाइद से रूशनास कराया, जबकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए उनके तरबियती प्रोग्रामों ने उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी CHG में जड़ी बूटियों के इलाज को शामिल करने की महारतों से आरास्ता किया। अपना देश के लिए प्यार, इंसान के लिए प्यार, जानवर के लिए प्यार, पेड़ पौधे के प्यार, धरती के लिए प्यार, सच्चा प्यार। जो प्यार सच्चा होता है, दिल से निकलता है, वो तो डायरेक्ट गॉड से रिलेटेड होता है ना। यानुंग जम्हू लेगो हर साल 5,000 से ज्यादा दवाओं के पौधे लगाते हैं। मलेरिया, पीलिया, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी वगैरह जैसी बीमारियों से बचने के लिए जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है। इसके अलावा यहाँ कई और बीमारियों का भी इलाज किया जाता है। मरीज को इस तरीके से इलाज के लिए मौलिज के हुक्म पर अमल करना पड़ता है। साथ ही यानुंग जम्हू लेगो ने अब तक 10,000 से ज्यादा मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की है, जो मुकम्मल तौर पर रिवायती हर्बल तरीकों पर मबनी है। आदि कबीले और पूरे अरुणाचल प्रदेश के खोए हुए रिवायती तिब्बी निज़ाम की बहाली के लिए यानुंग की लगन गैर मुतज़लज़िल रही है। इन्होंने दवाओं की जड़ी बूटियों के भरपूर रिवायती इल्म के तहफ़्फ़ुज़ और फरोग़ में अहम किरदार अदा किया है। अपनी हर्बल खासियत के लिए अलग पहचान बनाने वाली यानुंग जम्हू लेगो रिवायती तरीक़ाकार को तलाश करने वालों के लिए उम्मीद की एक किरण बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ DD न्यूज़ पर। आज
आज फिर हम आपकी मुलाकात एक और ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिनका इलाज है जड़ी बूटियों से। हेमचंद माझी ये भी जाने जाते हैं जड़ी बूटियों के नाम से, यानी वैद्यराज के नाम से। और वैद्यराज के नाम से जब ये जानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि रिवायती अंदाज को अपनाकर, रिवायती तिब्बी तरीके को अपनाकर ये इलाज करते हैं और इनके इलाज का जो फ़ायदा है दूर दराज के गाँवों को तक पहुँच रहा है। तो चलिए मिलते हैं इसी शख्सियत से। ये है हेमचंद माझी, जो छत्तीसगढ़ के नक्सल मुतासिरा इलाके नारायणपुर जिले के अबू झमाड़ में गुज़िश्ता 50 सालों से वैद्यराज के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो रियासत और मुल्क के कोने कोने से आने वाले मरीजों को देसी जड़ी बूटियों के साथ सस्ती सेहत की देखभाल फराहम कर रहे हैं। हेमचंद माझी ने उस वक्त नारायणपुर के छोटे डोंगर में लोगों का इलाज शुरू किया था जब उस इलाके में सेहत की सहूलियात नहीं थी। इन्होंने खिदमत के जज्बे से ऐसा फैसला किया। माँ शीतला ने ही बताया और मन के ऐसी मन जड़ी बूटी देता था और ये करता था। जब आंध्रा वाले आ गए तो इसी मन आके, मैं तो आज 20 साल का उम्र था उस समय, देते देते 70-72 हो रहा है। हम लोग को बड़े है, अब सुन के आते हैं तो उसको जैसे मने उसको पहचान में आता है वो जड़ी बूटी देते थे। जन मिर्गी के लिए भी आते हैं, कैंसर के लिए आते हैं, स्तन कैंसर, बच्चादानी कैंसर, ब्लड कैंसर, सिकली, गठियाबाद, ये सभी के लिए आते हैं। जड़ी बूटी हम जंगल से लाते हैं, उसको साफ सफाई करके हम लोग जो भी है सुखाना है, काटना है, जो भी है हम लोग वो कर लेते हैं। फिर उसको तैयार करके फिर हम लोग यहाँ पर देते हैं। जो अलग अलग बीमारी जैसे कैंसर, मिर्गी, घुटना दर्द, शुगर, बीपी जैसे दमा, श्वास, ये सभी बीमारी के लोग आते हैं। तो हम लोग यहाँ जो जानकारी है उसके हिसाब से दवा देते हैं। बस्तर की जंगलाती दवा में हैरत अंगेज ताकत है। यहाँ मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। इन सब को मुख्तलिफ मकदार में मिलाकर खाने से लोगों की कई तरह की बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। हेमचंद माझी का कहना है कि कई बार कैंसर के मरीज भी एलोपैथी से मायूस होकर उनके पास आते हैं, फिर वो हमारी दवाओं के इलाज से ठीक हो जाते हैं। मैं भिलाई से आया हूँ, छोटे डोंगर में। हमारे मित्र हैं संजय भाई, इनको कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वैद्यराज जी के पास आया दवाई लेने। कैंसर और किडनी की भी दवा देते हैं ये, और हमने यहाँ और भी लोगों से पूछा तो इनकी सब लोग तारीफ की है। अभी इनको पद्म श्री अवार्ड मिला है। श्री हेमचंद माझी जी हैं वैद्यराज, उनके पास आया हूँ। अपने पापा जी का कैंसर का इलाज के नाम से आया हुआ था। यहाँ पास वो कुछ जड़ी बूटी दिए हैं और खिलाने के लिए 15 से 20 दिन में आपको इसका असर मिल जाएगा, ये करके बताया गया है। यहाँ बहुत दूर दूर तक के थे, मतलब इलाज करे, कैंसर है, शुगर है, बीपी, किडनी विडनी, सब चीज़ की इलाज होते हैं यहाँ। यही वजह है कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, मुंबई और मुल्क के हर कोने से कैंसर के मरीज दवा के लिए हेमचंद माझी से रुजू करते हैं। माझी तकरीबन 20 साल की उम्र से ही जड़ी बूटियों से अद्वियात तैयार कर रहे हैं। ये तिब की कदीम रिवायत को आगे बढ़ाने के लिए भी एक तरह से काम कर रहे हैं। अब माझी नई नस्ल को नब्ज के जरिए बीमारियों की शिनाख्त सिखा रहे हैं और वो चाहते हैं कि आने वाली नस्लें इन जड़ी बूटियों की अहमियत से आगाह हों। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो सेहत की हमने आपके साथ ढेर सारी बातें की और जाना कि जड़ी बूटियों से किस तरह से इलाज किया जा सकता है। अब आपकी मुलाकात कुछ ऐसी ख़वातीन से कराते हैं जो उत्तर प्रदेश की हैं, लेकिन इन्होंने रिवायती तरीक़े से और हर्बल तरीक़े से खाद बनाने का काम शुरू किया है। और कमाल की बात यह है कि इन्हें खाद बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसके लिए इन्हें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आसपास से ही इन्हें वो चीज़ें दस्तयाब हो जाती हैं जिससे ये खाद बनाती हैं। और इस खाद का असर ये हो रहा है कि इनकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, इनकी खाद खरीदते हैं और साथ साथ इन्हें रोज़गार भी मिल रहा है। तो चलिए मिलते हैं इन ख़वातीन से। नीबिया बेगमपुर उत्तर प्रदेश के सैकड़ों दूसरे गांव की तरह ही है, लेकिन पिछले 1 साल में कुछ ऐसा हुआ है
जिसने इसे दूसरे गांव से अलग कर दिया है। रियासती दारुल हुकूमत लखनऊ से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई इस गांव में एक मरकज है, जहां देही खवातीन बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स और बायो साइड्स तैयार करती हैं। इन्हें पैक करती हैं और किसानों को फरोख्त के लिए पहुंचाती हैं। इन्हें बनाने के लिए खाम माल के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इन्हें ये सब कुछ अपने आसपास ही मिल जाता है, जैसे गाय का गोबर, नीम के पत्ते और कई किस्म की दवाओं के पौधे। जबकि जियो फर्टिलाइजर को संजीवनी कहा जाता है, बायो पेस्टिसाइड को प्लांट प्रोटेक्टर कहा जाता है, जबकि बायो पेस्टिसाइड को GGOC पेस्ट अदरक, लहसुन, प्याज और मिर्च का पेस्ट कहा जाता है। इस खास कारनामे के पीछे जो तंजीम काम कर रही है वो है जैविक इकाई। पीएम मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क की बेटियों और खवातीन की तरफ से की जाने वाली इस मुनफरिद कोशिश की तारीफ की। 6000 किसानों जुड़े हैं हमसे, लोगों से वही सब लेके खरीद के जाते हैं। हमारे जो पशु हैं इनके मल मूत्र गोबर सब सिरज जाता है, उसी में मतलब अलर्ट हो जाता है, नष्ट नहीं जाता है। और हम लोगों गरीब दीदी के खर्चा भी चल रहा है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं अच्छे से और अपना काम भी देख रही हैं और घर के घर भी रही हैं। 3 स्वयं सहायता समूह ज़्यादा हमारे पे माननीय मोदी जी हमका बहुत ज़्यादा सहायता की इन्हें कि हमारा 28 जनवरी में हमरे गांव के हमरे निमिया बेगमपुर के नाम भी बढ़ाइन तो हमका बहुत हमरे 10 दीदी के हौसला बढ़ा। दरअसल ये 22 खवातीन का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसने बहराइच जिले में ऐसे 2 मराकज कायम किए हैं जिन्हें बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स के नाम से जाना जाता है। बहराइच के रिसिया ब्लॉक में निबिया बेगमपुर के अलावा दूसरा BRC यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। इस ग्रुप की सरबराह राम प्यारी एक कम पढ़ी लिखी यानी नाख्वानदा खातून है जो अपनी साथी खवातीन के साथ मिलकर चूल्हा चौका और खानदान की परवरिश के साथ साथ जमीन के इस्लाह और जराए तलाश करके अपनी माशी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं। अपने घर के लिए छोटा थोड़ा से खेत पात रहा वही में डाले के लिए खाद बनाइन अपना डालिन तो कुछ खाद से कुछ बीमार हुई। जो खाद हम मतलब प्रोजेक्ट तैयार किया CPP है, मृदा संजीवनी है और पौध वर्धक पौध रक्षक हमारी जो है यानी तो ये जो धरती माँ इसको ज़्यादा मतलब कुछ सफलता देती है। जिसे रासायनिक खाद डाले से का नाम है धरती राख हो जाती है तो हमारे मृदा संजीवनी से मतलब धरती का कुछ आराम मिलता है। धरती सटी नहीं होती है, वो धरती को भुरभुरी बनाती है। जितनी कीटाणु हैं तो मतलब वो भुरभुरी बना के उपजाऊ करते हैं फल का। इस तरीके से तैयार की जाने वाली बायो पेस्टिसाइड से 1 एकड़ जमीन की फसलों पर कीड़ों से निजात मिल जाती है। इसे 3 माह तक इस्तेमाल किया जा सकता है और निबिया बेगमपुर और पिछाला गांव के किसानों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की तैयार करदा मसनूआत का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा तजुर्बा माना जा रहा है। आज करीबी देहात के 6000 से ज्यादा किसान उनसे बायो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता इन खवातीन की आमदनी में इजाफा हो रहा है और इनकी माली हालत भी बेहतर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक सिलवा। कोई फैक्ट चेकर चाहता है मुसलमान आज लड़ियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी।
कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो आज हम आपको बता रहे हैं उन लोगों के बारे में जिनका जिक्र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया है। और अब आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़। वहाँ का जो रेडियो स्टेशन है, वहाँ एक प्रोग्राम नश्र किया जाता है, हमार हाथी हमार गोठ, और इसके ज़रिए हाथियों के बारे में लोगों को बेदार किया जाता है, जिससे लोग काफ़ी खुश हैं। तो चलिए कैसा है ये प्रोग्राम और लोग कितने खुश हैं, जानते हैं इस कहानी में। क्या रेडियो और हाथी के दरमियान कोई ताल्लुक हो सकता है? क्या रेडियो हाथी की जान बचाने में मददगार हो सकता है? जी हाँ, ये रेडियो की खासियत है। छत्तीसगढ़ में प्रोग्राम हमार हाथी हमार गोठ हर शाम ऑल इंडिया रेडियो के 4 मराकज अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से नश्र किया जाता है, जिसे छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के जंगलात में रहने वाले लोग बड़ी तवज्जो से सुनते हैं। जंगली हाथियों से प्रभावित क्षेत्रों में जंगलों से होकर गुजरने वाली सड़कों एवं वन मार्गों का प्रयोग यहाँ के निवासियों को बंद करना आवश्यक है। इन्हीं मार्गों से हाथियों का भी आवागमन होता है। दरअसल प्रोग्राम में बताया जाता है कि हाथियों का रेवड़ जंगल के किस इलाके से गुजर रहा है। सरगुजा के कमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 65 और बादल खोल अभयारण्य में 2 हाथी विचरण कर रहे हैं। 2015-16 से शुरू किए थे, तो अब तक के लगभग ये 7 साल होने जा रहा है। और लोग इसमें जागरूक तो होते ही हैं, और पहले से जब पता चल जाता है कि हाथी इस क्षेत्र में है तो वो अपने बचाव भी कर लेते हैं, और पहले की अपेक्षा लोग बाग जागरूक भी हो गए हैं। हाथी जब कोई गांव में कोई क्षेत्र में आता है तो दूसरे गांव वाले भी जिस गांव में वो जाने वाला है वहां को भी सूचना दे देते हैं। तो वन विभाग और गांव के लोग मिलजुल करके इस रोकथाम के लिए साथ साथ प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही लोगों को रेडियो के जरिए हाथियों की रेवड़ की आमद की इत्तला मिलती है तो वो चौकन्ने हो जाते हैं। जिन सड़कों से हाथी गुजरते हैं उनके जाने का खतरा टल जाता है। अगरचे ये हाथियों के रेवड़ से होने वाले नुकसान के इम्कान को कम करता है, लेकिन इससे हाथियों के बारे में डेटा इकट्ठा करने में भी मदद मिलती है। इस डेटा के इस्तेमाल से मुस्तकबिल में हाथियों के तहफ्फुज में भी मदद मिल रही है। हमार हाथी हमार गोठ इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हमारे गांव में इस कार्यक्रम को सुना जा रहा है, एवं आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उनके द्वारा भी हाथी की संरक्षण के लिए यह मोदी जी अपने मन की बात को जो है आम जनताओं के बीच ये सराहना किया, और हमें जो है आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हाथी के संरक्षण के लिए एक सलाह मिला। हमार हाथी हमार गोठ 5 बजे सुनता रेडियो हमन हमारा हाथी आते पता चल जाते कहाँ आते कहाँ जाते तेला खेती बाड़ी करथन हमन ओखर से हमला पूरा जानकारी हमला मिल जाते खेती बाड़ी करथन। तो बढ़िया कार्यक्रम एक फायदा होते तो मन हाथी हाँ बहुत फायदा हो जाते हमला पता चल जाते। हमन चर्चा भी करथन कि हाथी वगैरह आते करके वो चर्चा आकाशवाणी में चर्चा करथन। यहाँ सोशल मीडिया के जरिए हाथियों से मुतालिक मालूमात भी लोगों तक पहुँचाई जा रही है। इससे जंगल के आसपास रहने वाले लोगों के लिए हाथियों के साथ चलना आसान हो गया है। हमार हाथी हमार गोठ के जो कार्यक्रम है हमन बहुत अच्छा लगते हैं। हमन वो गाँव में मिल करके आकाशवाणी के माध्यम से वो कार्यक्रम सुनथन। हमन लोग सुने से फायदा ये होते कि गाँव में हाथी आने वाला रहते या कहाँ में रहे या कहाँ पोजिशन है तेका जानकारी मिल जाते, ताकि सुन के हम लोग बचाव कार्य करते, ताकि हमारे घर द्वार बाड़ी के या खेती के जो नुकसान होना रहते वो बच जाते। ये रोज़ 5 बजे हमार हाथी हमार गोठ कार्यक्रम रोज़ आकाशवाणी में आते। एम छत्तीसगढ़ में कति कति हाथी घूमत है तेखर जानकारी होते। एखर से हमार गांव में हम सुरक्षक दृष्टि से या आसपास जिन गांव में जात है तेमा सुरक्षक दृष्टि से हम सूचना दे देथन। और एखर से फायदा है
कि हाथी और मनुष्य के बीच, आदमी के बीच में जो सामंजस्य है वो बने रही थे, वो नुकसान मत पहुँचाए या हम ओला नुकसान नहीं पहुँचान, एकर भी सूचना मिल जाते हमन ला। तो ये है बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हमारे प्रधानमंत्री भी है अपन मन के बात में ये बात ला बोली से। हमार हाथी हमार गोट प्रोग्राम के फवायद देहातियों को मिल रहे हैं। सही वक्त पर हाथियों के आने और जाने के बारे में मालूमात हासिल करने से देहाती अपनी जानोमाल की हिफाजत करने में कामयाब हो रहे हैं। हाथियों से मुतासिरा इलाकों में रहने वाले देहातियों के लिए ये किसी एजाज से कम नहीं। इसके जरिए देहातियों को हाथियों के रहने की जगह और उनकी तादाद और उनकी सरगर्मियों के बारे में बर वक्त पता चल जाता है और इसी वजह से वो अपनी हिफाजत कर लेते हैं और महफूज मकामात पर पहुंचकर अपनी जानोमाल की हिफाजत भी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने हमारे आसपास कितनी खूबसूरत कहानियाँ बिखरी हुई हैं और इन कहानियों के ज़रिए ही हम बेदार हो सकते हैं। इन कहानियों के ज़रिए ही हम अपनी ज़िंदगी में बेहतर बदलाव ला सकते हैं। अगर हम ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें ख़ास शख्सियात के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। फ़िलहाल आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे हम इतना ज़रूर कहेंगे कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। फिलहाल बाय बाय एंड टेक केयर।